जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ये टाइप 1 है, कूलम्ब्स लॉ का टाइप 1 प्रॉब्लम चल रहा था। इसका सेकंड पार्ट आज हम लोग करेंगे। लास्ट क्लास में इसके स्टेटमेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम बनाए थे। आज हम लोग फोर्स के वेरिएशन को देखेंगे कि फोर्स का वेरिएशन किस वे में हम लोग कर सकते हैं। तो फोर्स का वेरिएशन विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर्स? यहाँ पैरामीटर्स का मतलब क्या होगा? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये किसका है? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा है। Sorry, let us see. Variation of electrostatic force with different parameters. So what is the meaning of parameters? यहाँ पे देखा जाए तो 4 पैरामीटर्स है आपके। एक हुआ फोर्स, सेकेंड हुआ चार्ज, थर्ड हुआ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, एंड फोर्थ हुआ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। यहाँ जो K है, K का वैल्यू जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। सो दिस फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ये मीडियम पर डिपेंड करने वाला एक फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ फिर 4 पैरामीटर्स है। कौन कौन सा पैरामीटर्स है एक बार यहाँ से समझ लें। एक हुआ फोर्स, सेकेंड हो गया आपका चार्ज, थर्ड हो गया आपका सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, एंड फोर्थ हो गया मीडियम। ये 4 पैरामीटर्स है इसके अंदर में। अब यहाँ पे वेरिएशन देखना है फोर्स का। फोर्स का वेरिएशन देखना है विथ चार्जेस, फोर्स का वेरिएशन देखना है विथ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स का वेरिएशन विथ चार्ज एंड सेपरेशन बोथ। यहाँ चार्ज और सेपरेशन दोनों के चलते देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम इन बिटवीन द टू चार्जेस, इन बिटवीन द टू चार्जेस। तो फोर्स का वेरिएशन हम लोग देखेंगे एक बार चार्ज के साथ, एक बार सेपरेशन के साथ, एक बार चार्ज और सेपरेशन दोनों के साथ, और एक बार देखेंगे किसके साथ? मीडियम के साथ। तो फोर्स का वेरिएशन को हमको यहाँ पे चेक करना है। तो इसको आप कॉपी कर लें बढ़िया से, ताकि इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स का वेरिएशन सबसे पहले चार्ज के द्वारा कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी चार्ज को चेंज करेंगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, तो फोर्स का वेरिएशन भी क्या होगा? चेंज होगा। फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ चार्जेस। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें कॉपी में, ताकि इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ सकें, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ चार्जेस। वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ चार्जेस, ठीक है। तो फोर्स का वेरिएशन को हमको चेक करना है चार्ज के अकॉर्डिंग। वी नो दैट F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन मेरा कितना है? R, ठीक है। K को कहते हैं यहाँ पे, K क्या है? K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R होता है। ये वैल्यू होता है K। ये मीडियम पे डिपेंड करने वाला एक वैल्यू है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। फोर्स जो है मीडियम टू मीडियम चेंज करता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे K को और R को अगर फिक्स कर दिया जाए, K और R को अगर कांस्टेंट कर दिया, K का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, K का मतलब हुआ मीडियम में कोई चेंज नहीं करना है, और इसके सेपरेशन में भी चेंज नहीं करना है। R के वैल्यू को फिक्स करना, सिर्फ चेंज करना है क्या? चार्जेस के मैग्नीट्यूड को। तो अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। तो देखेंगे सबसे पहले
अगर हम इसको एफ डैश कर दें तो एफ डैश विल बी के कांस्टेंट है, Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश होल स्क्वायर। देखो यहाँ सॉरी R तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, R में चेंज नहीं करना, R स्क्वायर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये हुआ इनिशियली, ये हुआ फाइनली। दो फोर्सेस की बात हो रही है। ये जब चार्ज का वैल्यू Q1 और Q2 था उस समय फोर्स का वैल्यू क्या लिए F। जब चार्ज का वैल्यू Q1 डैश और Q2 डैश हो गया उस समय फोर्स का वैल्यू क्या हो गया F डैश। अगर हम इसको दोनों में कंपैरिजन करें कि विच वन इज ग्रेटर, तो हम इसको कंपैरिजन कर सकते हो डिवाइडिंग 2 डिवाइडेड बाय 1। सो फोर्स F डैश बाय F विल बी Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जब चार्जेस को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे हम लोग प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना, F डैश बाय F Q1 डैश बाय इनटू Q2 डैश डिवाइड बाय Q1 Q2। ये हुआ फाइनल चार्ज और ये हुआ इनिशियल चार्ज का प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम हम लोग हैंडल करते हैं। चलो प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम लेते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर मीडियम। किस मीडियम में है? एयर मीडियम। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी गिवन है 100 न्यूटन। ठीक है, वन ऑफ द चार्जेस increased by 10%। एक चार्ज का जो वैल्यू है उसको 10% से इंक्रीज कर दिया जाता है इनिशियल वैल्यू से, एंड अदर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, और दूसरे चार्ज को 10% से डिक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, फाइंड द न्यू force of repulsion between two charges। तो दो चार्जेस के बीच में नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा जब ये सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए। एक को 10% से डिक्रीज कर दिया गया और दूसरे चार्ज को 10% से इंक्रीज कर दिया गया। ये दो सिचुएशन यहाँ पे आया। ठीक है, हाउ कैन यू हैंडल दिस? किस तरह से इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं? इनिशियली दो चार्ज हमने ले लिया, बहुत सिंपल है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, आप चाहे तो आप शॉर्टकट मेथड से ही बना सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बना रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ लें। Q1 और Q2 दो चार्जेस दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है R। चलो इसको एयर मीडियम में बोला गया है, एयर मीडियम में। देन फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ दे आर लाइक देन दे आर रिपेल विद ईच अदर। अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद द फोर्स 100 न्यूटन। ऑलरेडी गिवन 100 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। किस मीडियम में? एयर मीडियम में। दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगा रहे हैं? 100 न्यूटन। ये हुआ इनिशियली। सो इनिशियली वी कैन राइट F is equal to K times Q1 Q2 divided by R square, and this value will be 100 Newton। ये ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या किया जा रहा है कि इस चार्ज को 10% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। किसी एक चार्ज को 10% से बढ़ा दिया गया और इस चार्ज को 10% से डिक्रीज कर दिया गया।
अब बताना है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा जब ये चार्ज में हम चेंजिंग लाएंगे, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी व्हाट। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में हमको जानना है। क्लियर है? चलो इसको मिटा दो। ना अब बताओ क्या करा है कि चार्ज Q1 को 10% से इंक्रीज कर दिया गया। चलो इसका नाम दे दिए Q1 डैश। ये नया चार्ज हो गया Q1 डैश। कितना परसेंट से इंक्रीज किया गया? 10%। तो Q1 में कितना परसेंट को एडिशन करेंगे? 10% ऑफ Q1। यानी Q1 में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया? 10% ऑफ Q1। ये इसका इंक्रीज्ड वैल्यू हो गया चार्ज का। तो इस चार्ज में इतना ऐड कर दोगे तो इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगा। ये बन गया Q1 डैश। सो Q1 डैश कैन बी रिटन एज Q1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू Q1। ये सब सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10, ये 0 0 कैंसिल, 10 11 डिवाइडेड बाय 10 Q1 आएगा। ये वैल्यू हो गया Q1 डैश का। यानी नया जो चार्ज डेवलप हुआ, ये जो नया चार्ज डेवलप हुआ इसको बोलते हैं Q1 डैश, और दूसरा चार्ज हो गया Q2 डैश। अब बताना है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा जब इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को हमने चेंज किया, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी 1। सेपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि फोर्स का वेरिएशन सिर्फ देखना है हमको चार्ज के साथ, तो ये वेरिएशन हुआ। सेकंड का वैल्यू क्या दिया हुआ है? Q2 का वैल्यू करा है कि इसको 10% से डिक्रीज कर दिया गया। तो 10% से डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, 10% से डिक्रीज करने का मतलब, एंड Q2 डैश विल बी Q2 माइनस, डिक्रीज माइनस लेंगे 10% ऑफ Q2। So value will be Q2 minus 10 divided by 100 Q2। So ये 100 minus ये 90, so 9 divided by 10 Q2। समझ में आ रहा है ये सब मैथमेटिक्स? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, पहले भी जानते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, 100 Q2 minus 10 Q2, so value will be 90 Q2 by 100। तो 0 0 कैंसिल हुआ तो 9 by 10 Q2 आएगा ना। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फोर्स का वैल्यू। सो फोर्स विल बी F डैश विल बी K टाइम्स Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, सिंपल बात। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, यहाँ से ऐसे ही बोल सकते हो। सो वैल्यू विल बी F डैश बाय F। इक्वेशन 1 में F था, यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2, ये वैल्यू बचेगा। जो मैंने बताया था डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, वैल्यू को पुट करो, आंसर फाइंड आउट करो। अगर नीट के बच्चे हैं तो इसको डायरेक्ट इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, और अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो वैल्यू विल बी F डैश का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। F का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 100। Q1 डैश का वैल्यू बताओ क्या दिया हुआ है? Q1 डैश का वैल्यू है 11 by 10 Q2 सॉरी Q1, और ये वैल्यू आया है 9 डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2। So final value will be F dash divided by 100। वहां पे Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के, तो बचेगा क्या? 10 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 10 एंड 9 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो F dash, ये 100 ये 100 कैंसिल, सो वैल्यू विल बी 99 न्यूटन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर जब चार्जेज में हम चेंज करेंगे, जब हम चार्जेज में चेंज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू में ये वेरिएशन होगा। ठीक है, 99 न्यूटन आएगा। पहले आ रहा था कितना? 100 न्यूटन। अब जब इसमें हम 10% से इंक्रीज कर दिया और 10% से डिक्रीज किए, देन फोर्स विल बी 99 न्यूटन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके,
नेक्स्ट। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड में भी और मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के में भी पूछा जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम को याद रखेंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, पहले क्वेश्चन को देख ले। पहले कह रहा है टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर ए एंड बी, दो आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर है ए एंड बी, having equal चार्ज Q। दोनों के बीच में कितना चार्ज है? अभी दोनों में कितना चार्ज दिया हुआ है? Q। एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज कैपिटल F। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हमें कितना दिया हुआ है? F। दो आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर है, दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम है और दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन का जो वैल्यू है वो F दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? another identical sphere C is brought to contact। अच्छा, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। Another identical sphere C but uncharged है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है और ये दोनों स्फीयर में चार्ज दिया हुआ है Q, बट अनचार्ज इज ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट विथ A फर्स्ट। A के साथ पहले इसको कांटेक्ट किया जाता है एंड देन B, इसके बाद B के साथ कांटेक्ट किया जाता है एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम देम। फिर दोनों से इसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, फाइंड द force of interaction between A and B now। अब बताओ कि A और B में क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, उस नया वैल्यू को तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि A और B जो है एक चार्ज बॉडी है, दोनों ही कॉपर का बना हुआ है और दोनों ही आइडेंटिकल है, दैट मींस शेप एंड साइज उसका सेम होगा। उस पे चार्ज का वैल्यू दे दिया गया है Q, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया हुआ है F। करेक्ट, अनदर कॉपर के स्फीयर है जो पहले A के साथ कांटेक्ट में आता है, इसके बाद फिर B के साथ कांटेक्ट में करते हैं, फिर फाइनली उसी स्फीयर को दोनों से रिमूव करके बाहर फेंक देना है। अब A और B को जो वैल्यू है, A और B में जो वैल्यू आया, अब उस वैल्यू पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा, उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलो या फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलो, अच्छा लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो दोनों आइडेंटिकल है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B। क्लियर है? चलो इसको कैसे हैंडल करोगे? क्वेश्चन को लिख लिए सभी। Now, solution देखो यार, इनिशियली क्या करा है कि दो कॉपर का स्फीयर A एंड B, चलो दोनों के बीच का सेपरेशन हमने ले लिया कितना? इनिशियली
किस मीडियम में है, कोई मीडियम नहीं है तो उसको क्या समझ लें, एयर मीडियम रखा हुआ है। इस पे चार्ज दिया हुआ है Q, इस पे भी चार्ज दिया हुआ है Q। देन फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑलरेडी गिवन है F, इसका ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है F। दोनों पे सेम फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कूलम्बियन फोर्स जो होता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो जितना फोर्स इसमें लगेगा उतना ही फोर्स इसमें लगेगा, ठीक है, सेम फोर्स लगता है। ये इनिशियल कंडीशन, इनिशियल। नाउ बताओ यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अभी दोनों के बीच का फोर्स बताओ, K टाइम्स QQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। ना अब कंडीशन क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, नीट के एग्जामिनेशन में ये बहुत ही काम पड़ता है, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट, अगर बहुत सारे आइडेंटिकल चार्जेज हैं, आइडेंटिकल स्पेस हैं, बहुत सारे आइडेंटिकल स्पेस हैं, सब में चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2 Q3, ये सभी आइडेंटिकल्स हैं, मेटेलिक स्फीयर है, बॉडी है, और सभी आइडेंटिकल है, सब पे चार्ज दिया हुआ है। और तीनों को फिर आपस में क्या किया जाता है, कांटेक्ट कर दिया जाता है, तीनों को कांटेक्ट मिला, ठीक है। ये हुआ A, B और ये C, A, B और C चार्जेस है Q1 Q2 Q3, इस तरह से कांटेक्ट। अब फिर दोनों को, तीनों को क्या कर दिया हम लोग, सेपरेट कर दिए, कांटेक्ट मिलाने के बाद फिर इसको सेपरेट कर दिए। तो ये हो गया A, ये हो गया B और लास्ट है C। तो 3 स्फीयर को आपस में फिर से रिलीज कर दिया, पहले इसको सेपरेट किए थे, फिर इसको कांटेक्ट किए, फिर यहाँ पे सेपरेशन कर दिए। सो व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑफ ईच एंड एवरी स्फीयर, जितने भी स्फीयर है सब में फाइनल चार्ज का वैल्यू बताओ। ये ऑलरेडी दिया हुआ था चार्ज, इनिशियल चार्ज, फिर यहाँ कांटेक्ट मिलाए, अब इसको सेपरेट कर दिए, तो इसका फाइनल चार्ज का वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं Q1 डैश, Q2 डैश एंड Q3 डैश। सो हाउ कैन यू फाइंड द चार्ज ऑन 3 बॉडीज, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर सेपरेटिंग, ठीक है। सेपरेशन के बाद ये बताओ ये इसमें फाइनल इसका चार्ज क्या होगा, तो फाइनल चार्ज जो होता है वह तीनों चार्ज का सम ऑफ द चार्जेस, सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडीज। तो सम ऑफ द चार्जेस बताओ कितना हुआ, सो वैल्यू विल बी Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू Q3 डैश, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तीनों स्फीयर का चार्ज का वैल्यू सेम आएगा, और वो क्या होगा, सम ऑफ द चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडीज कितने हैं 3, एंड दिस इज द फॉर्मूला। इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो प्रॉब्लम में, इसको याद कर लें, BBI, इसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे पहले चार्ज दिया हुआ था Q1 Q2 और ये हो गया Q3, और बाद में इसका चार्ज हो गया Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश। तो तीनों पे सेम चार्ज डेवलप होता है जब तीनों को सेपरेट करेंगे, और वो सेम चार्ज का वैल्यू क्या आता है, सम ऑफ द चार्जेस, इनिशियल चार्जेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय 3, क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। Now, so value will be, हाँ क्या करा है, पहला सिचुएशन करा है कि A को कांटेक्ट में लाते हैं C के साथ, A का कांटेक्ट करते हैं C के साथ, ये है तुम्हारा A और ये है C। इस पे चार्ज अभी इनिशियली कितना है Q, और ये अनचार्ज बॉडी है, C पे कोई चार्ज नहीं था, तो इसमें टोटल चार्ज 0 है। अब इसको सेपरेट करते हैं, कांटेक्ट में लाने के बाद फिर सेपरेट कर देते हैं। तो बताओ A पे चार्ज क्या होगा, C पे चार्ज क्या होगा, तो इस पे चार्ज क्या होगा, सम ऑफ द चार्जेस, इस पे चार्ज 0 है, तो Q प्लस 0, Q प्लस 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडीज कितने हुए 2, तो इस पे चार्ज कितना हो गया Q बाई 2। सेम चार्ज यहाँ भी डेवलप होगा, सम ऑफ द चार्जेस Q प्लस 0 Q डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज,
तो फिर आएगा ये Q/2, दोनों में चार्ज सेम आता है, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन। अब बताओ सेकंड स्टेप में करा है कि अब ये जो C है यार, इस पे चार्ज का वैल्यू आ गया Q/2। अब इसको हम B के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो B के साथ कांटेक्ट में ला दो तो ये हो गया तुम्हारा B, और फिर ये हुआ C। B का चार्ज कितना ऑलरेडी पहले से Q, अब C पे कितना चार्ज आ गया Q/2। अब फिर इसको सेपरेट कर दो। अब जब इसको सेपरेट करोगे तो फिर इसमें चार्ज का जो वैल्यू आएगा, ये B है और ये C है, तो इसका चार्ज का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सम ऑफ द चार्जेस, दोनों को ऐड कर दो, तो Q + Q/2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। नंबर ऑफ बॉडीज कितने हुए? 2, तो क्या वैल्यू मिला? ये हुआ 2, 3Q/4, 3Q/4। इसमें भी चार्ज आएगा 3Q/4। सम ऑफ द चार्जेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। सम ऑफ द चार्जेस Q + Q/2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, यानी 2 से डिवाइड कर देना, तो दोनों पे चार्ज सेम आता है। अब ये सिचुएशन हुआ, यानी C को पहले A के साथ कांटेक्ट मिलाएं, फिर C को B के साथ कांटेक्ट मिलाएं, और फाइनली दोनों बॉडी से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो बताओ अब क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा किसके बीच में? अब यहाँ पे A बॉडी है और ये तुम्हारा B बॉडी होगी, A और B के बीच में। अब बताओ, अब A में कितना चार्ज आ गया Q/2, अब B में चार्ज कितना आया 3Q/4। अब बताओ इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू क्या आएगा? F' का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेपरेशन वही है, मीडियम भी वही है और सेपरेशन भी वही है, सेपरेशन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ चार्ज में चेंज किए। तो फॉर्मूला विल बी, F' का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1', ये हो गया Q1', ये हो गया Q2', Q1', डिवाइडेड बाय R²। इक्वेशन नंबर 2, अगेन 2 डिवाइडेड बाय 1, ऐसे बोल सकते हो। सो F'/F इज इक्वल टू Q1', Q2' डिवाइडेड बाय Q1, Q2, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो Q1' का वैल्यू बताओ, Q1' का वैल्यू Q/2 एंड Q2' का वैल्यू 3Q/4 अपॉन Q इंटू Q, यहाँ भी Q है, इसलिए दोनों में चार्ज क्या है Q इंटू Q। सो वैल्यू विल बी 3/8, कैंसिल हो जाएगा, 3/8 आएगा। सो F' डिवाइडेड बाय F, F' डिवाइडेड बाय F, ये वैल्यू है। सो फाइनल वैल्यू F' का वैल्यू क्या मिला 3/8 टाइम्स F, यानी ये जो फोर्स लग रहा था एयर मीडियम में, उस फोर्स का कितना टाइम्स आया 3/8 टाइम्स। कब? जब ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, जब दोनों में चार्ज का वैल्यू Q/2 आ गया, एक में आ गया 3Q/4, उस समय फोर्स का वैल्यू आया 3/8 इंटू F। तो ये फोर्स में वेरिएशन हो गया, ठीक है, विथ चार्ज। अब हम देखते हैं फोर्स का वेरिएशन विथ डिस्टेंस। फोर्स का वेरिएशन विथ डिस्टेंस, now variation of force with distance, डिस्टेंस के साथ क्या होगा? देखो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब K Q1 Q2 को कांस्टेंट ला दो, तो फोर्स अगर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R²। सो वैल्यू विल बी Fr² इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, Fr² इक्वल टू कांस्टेंट। सो F1R1² इक्वल टू F2R2² आल्सो कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जब R1 होता है, उस समय फोर्स का वैल्यू होगा F1, और जब दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन R2 लेंगे, उस समय फोर्स का वैल्यू लेंगे F2। अब ये दोनों में भी चेंज कर देखना है, फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन हो गया।
तो इसको हम फाइनली हम लिख सकते हो F2 बाई F1 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2। इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ना एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। ये सब बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम का टफनेस और ज्यादा बढ़ेगा, इसको हम लोग कर लें बढ़िया से। क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन two point charges is 100 Newton, ठीक है। 2 point charges is 100 Newton, या सिंपली F कर सकते हो, F, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना दिया हुआ है, F। If the separation between them is increased by 50%, then find the new force of repulsion, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया जाए, 50% से अगर इंक्रीज कर दिया जाए, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा अब, ठीक है। देखो इनिशियली क्या हुआ, दो चार्जेस ले लिया हमने, Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन को क्या ले लिया, R1। तो दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या दिया हुआ है, F। दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया हुआ है F। ये इनिशियली कहने का मतलब ये हो। तो ये F इक्वल टू लिख सकते हो, या इसको F1 बोल दें। F1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, F। तो F1 का वैल्यू आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और इस F1 का वैल्यू ही तुम्हारा F है, ठीक है। फाइनली अब क्या बताना है कि अब जो सेपरेशन है दोनों के बीच का सेपरेशन R1, इसको 50% इंक्रीज कर दिया जाता है। 50% इंक्रीज कर दिया जाए मतलब ये सेपरेशन अब हो गया R2, ये सेपरेशन हो गया R2। चार्जेस का मैग्नीट्यूड वही है, अब तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, F2 आ जाएगा। इसे F2 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मीडियम भी सेम है, एयर मीडियम तो एयर मीडियम भी सेम। देन फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी, तो यहाँ बता सकते हो R2 का वैल्यू क्या है, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, R2 विल बी R1 का कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, इसमें कितना ऐड करना है, और 50% ऑफ R1। 50% ऑफ R1 को अगर ऐड कर दें R1 में तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगा, यानी 50% इसमें इंक्रीज कर दिए तो मिल गया R2। सो वैल्यू विल बी R1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 into R1। So value will be कितना है, क्या वैल्यू आएगा बताओ, 150 R1 divided by 1। So value will be 3/2 R1। इसका वैल्यू आएगा 3/2 R1, यानी R2 का वैल्यू हो गया 3/2 R1, ठीक है, उससे बढ़ गया। तो बताओ फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 का वैल्यू क्या होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F2 का फॉर्मूला क्या होगा, K टाइम्स Q1 Q2 वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। यहाँ पे लिख देना R2 स्क्वायर, यहाँ R1 स्क्वायर, यहाँ R2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, सो वैल्यू आएगा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। रिवर्स है, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा, नीचे R2।
अब सारा वैल्यू पुट अप कर दो, बस हो गया आंसर। सारा वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा, F2 का वैल्यू निकालना है, F1 का वैल्यू क्या गिवन है, F, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना होगा बोलो, ये वैल्यू R1 का वैल्यू रहने दो, R2 का वैल्यू 3/2 R1 का होल स्क्वायर, R2 का वैल्यू इतना हो गया 3/2 R1 का होल स्क्वायर। सो R1 कैंसिल, 4 चला जाएगा ऊपर, 4/9, ठीक है, 4/9। तो बताइए F2 का वैल्यू क्या मिला, F2 का वैल्यू मिला 4/9 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया 3 R1 कैंसिल, 3 9 नीचे रह गया, 4 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आया, ये हुआ वेरिएशन ऑफ फोर्स विद डिस्टेंस। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ फोर्स विद चार्ज एंड डिस्टेंस बोथ, दोनों के चलते वेरिएशन ऑफ फोर्स विद चार्ज एंड डिस्टेंस बोथ। चलो, चार्ज एंड डिस्टेंस दोनों के चलते निकालना है। कहने का मतलब हुआ कि फोर्स का वैल्यू है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RS। अब इसके वेरिएशन में भी देखना है और R के वेरिएशन के भी देखना है, दोनों में वेरिएशन करने हैं तो फोर्स में क्या चेंज होगा। तो चलो F डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, K को कांस्टेंट लेंगे, ये पे चेंज नहीं करना, मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, तो Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो वैल्यू विल बी 2/1 क्या आएगा, F डैश अपॉन F, F डैश अपॉन F Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q1 Q2, ऐसा लिख सकते हैं, Q1 Q2 इनटू ये कहाँ चला जाएगा बताओ, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, R स्क्वायर और ये हुआ R डैश का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब देखो इसमें चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है, चार्ज और डिस्टेंस दोनों के चलते हमको फोर्स का वेरिएशन चाहिए था, फोर्स का वेरिएशन चाहिए था, ठीक है। एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेते हैं, इस पे बेस्ड एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, तो हम क्या करते हैं उसका पेज नंबर तो लिख देते हैं क्वेश्चन का। ये है एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, हम सिर्फ इसको समझा दे रहे हैं। 1.5 एंड पेज नंबर है 14, वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का है, इसको ट्राई करेंगे, बता दे रहे हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पेज नंबर 14 में चले जाएंगे, एग्जाम्पल 1.5 में, वॉल्यूम 1 में जाके देख लें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्या इसको हम समझा दे रहे हैं। ये एक मेटेलिक स्फीयर है जो नायलॉन थ्रेड से हैंगिंग किया हुआ, इसका नाम दे दो, ये मेटेलिक स्फीयर है। और एक यहाँ पे और एक मेटेलिक स्फीयर है, इसको B बोलेंगे, इसको इंसुलेटिंग हैंडल से फिक्स्ड कर दिया गया और दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर, दो कॉपर, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इस पे कह रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन को नोट डाउन कर लें कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन। अभी चार्जेस के बारे में पता नहीं कि कितना चार्ज है, हम लोग क्या करते हैं, इसका चार्ज को Q1 ले लें, इसके चार्ज को Q2 ले लें, तो इसमें कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना ले लें, F। ये फिक्स्ड कर दिया, तो ये हैंगिंग है, तो ये इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो फोर्स जाएगा इधर, तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, रिपल्सन। तो बताओ यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू आएगा क्या, चलो इस डिस्टेंस का नाम कुछ दे दें R, तो फोर्स विल बी K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब क्या कर रहा है, सेकेंड सिचुएशन में ये इनिशियली होगा। अब फाइनली क्या करना है,
कह रहा है कि ये जो हैंगिंग मेटल का जो स्फीयर है एक अनचार्ज स्फीयर सी के साथ कांटेक्ट मिला दिया, इसके कांटेक्ट मिला दिया, ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी, ठीक है। और बी वाला जो है, बी का जो स्फीयर है इसको सी के साथ कांटेक्ट मिला दिया जाए, ये इसका हैंडल, ये डी है। दोनों अनचार्ज बॉडी लेकिन दोनों ही सिमिलर है, सभी आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है। आइडेंटिकल है तो इस पे चार्ज अभी कितना था Q1, अब इसके कांटेक्ट मिला दिया, फिजिकली कांटेक्ट हो गया, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो गया। तो बताया था कि जब कांटेक्ट करते हैं तो क्या उसका चार्ज का वैल्यू होता है, अभी ट्रिक्स बताए थे हम। अब इसके बाद कांटेक्ट मिलाने के बाद फिर दोनों को हटा देते हैं, सी और डी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव कर दें तो अब ए पे, सॉरी ये ए है और ये बी को अब इसके नजदीक लाके रख देते हैं, ठीक है। और सेपरेशन क्या कर दिया, इसको जस्ट हाफ, चलो इसका नाम दे दें R1, ये R है, R1 का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ कर रहा है 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा जा रहा है, मतलब R2 जो आएगा वह R1 का हाफ होगा, ये 5 सेंटीमीटर में रखा गया है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है, पहले था 10 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बता चार्जेज में चेंज आया कि नहीं, चार्जेज में भी तो चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कंडक्शन मेथड से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो बता Q1 पे चार्ज अब क्या होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, तो दो बॉडी अनचार्ज बॉडी है, इसमें चार्ज अभी 0 है, इसमें चार्ज Q1 है, दोनों का कांटेक्ट मिला दिया तो टोटल चार्ज कितना होगा Q1 प्लस 0, Q1 प्लस 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, तो नंबर ऑफ बॉडीज कितने हैं 2, तो वैल्यू विल बी Q1 डैश। ए पे कितना चार्ज आ गया Q1 डैश। सिमिलरली बी पे कितना होगा बता, इसके साथ भी अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट मिलाया तो Q2 था पहले, यहाँ पे Q2 है, इस पे चार्ज 0 है, तो दोनों को कांटेक्ट मिलाया तो Q2 प्लस 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडीज कितने हुए 2, सो वैल्यू विल बी Q2 बाय 2। चार्ज हाफ हो गया, सेपरेशन भी हाफ हो गया। पहले देखो चार्ज कितना था Q1 और Q2, सेपरेशन था 10, अब यहाँ पे चार्ज कितना आया Q1 बाय 2, Q2 बाय 2, चार्ज का वैल्यू डिक्रीज हो गया, हाफ हो गया और सेपरेशन भी हाफ हो गया। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो इस F डैश का वैल्यू को कैलकुलेट करना। सो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो बताओ क्या आएगा F डैश का वैल्यू K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश होल स्क्वायर, ये होगा। तो क्या लिख सकते हो, F डैश अपॉन F Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2 मल्टीप्लाई R स्क्वायर अपॉन R डैश का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। Q1 डैश का वैल्यू बताओ, ये हुआ फाइनल चार्ज Q1 डैश, Q1 बाय 2 Q2 बाय 2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 मल्टीप्लाई, ये हुआ ओरिजिनल डिस्टेंस R, ठीक है, इसको R ही लेने दें। आइए R डैश का वैल्यू क्या हुआ R1 बाय 2, R1 बाय 2, तो R1 बाय 2 मीन्स R बाय 2, इसको अगर R ले लें, ये अगर R है तो ये हो गया R बाय 2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर। अब बताओ वैल्यू क्या आएगा, ये कैंसिल तो 1 बाय 4 आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई ये वैल्यू क्या आएगा 4 चला जाएगा ऊपर और R स्क्वायर आया, इसका कैंसिल, सो वैल्यू विल बी 1। तो क्या मिला F डैश इक्वल टू F, F डैश इक्वल टू F, मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा ना इस फोर्स के इक्वल होगा, जितना फोर्स यहाँ पे था कि सेपरेशन भी हाफ हो जाए और चार्ज का वैल्यू भी अगर हाफ हो जाए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी सेम, ठीक है। तो ये हुआ NCERT 1.5 एग्जाम्पल का था, पेज नंबर 14 वॉल्यूम 1, जाके चेक करो। नेक्स्ट नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ मीडियम, मीडियम के साथ फोर्स का क्या वेरिएशन होगा। तो बताओ F इक्वल टू बताए थे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर,
अब यहाँ पे है मीडियम, ये मीडियम का प्रॉपर्टी को ही कहते हैं, ठीक है। तो मीडियम का प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, तो बताओ ये अगर एयर मीडियम में है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा बताओ, अगर एयर मीडियम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मीडियम डाल दें दो चार्जेस के बीच में अगर हम मीडियम डाल दें, ये एयर मीडियम की बात हुई, देन फोर्स विल बी एफ और दो चार्जेस के बीच में चार्ज के मैग्नीट्यूड को सेम रहना, Q1 और Q2। यहाँ पे मीडियम डालो, तो एफ मीडियम का वैल्यू बताओ। अब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन आर। तो वैल्यू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RS। ये फॉर्मूला होता है। तो बता एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ एयर। अगर डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन आर, ये बचेगा। तो एफ मीडियम का वैल्यू क्या आया, एफ एयर मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब पढ़े हम लोग ओम्स लॉ में पहले पढ़ चुके हैं। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला हुआ। यानी मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एयर मीडियम में फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। और कोई मीडियम अगर बीच में डाल देते हैं, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को सेम रखो, सेपरेशन को भी सेम रखना है। सेपरेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं की, क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ मीडियम। तो मीडियम को चेंज करने से फोर्स में क्या चेंजिंग आएगा, तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अगर एयर मीडियम के अलावा यहाँ कोई दूसरा मीडियम डाल दें तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ एप्सिलॉन आर। अब देखो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है हम लोग 1 पढ़े थे, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो ये वैल्यू 1 होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, किसके लिए, मेटल के लिए, ठीक है। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 80, किसके लिए, वाटर के लिए। ये बहुत ही वेल नोन वैल्यू है, इसको याद कर लेना है। ये वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है 1, एप्सिलॉन आर का वैल्यू। अगर हम इनफाइनाइट होगा कब, जब यहाँ पे कोई मेटल डाल दें, कोई मेटल को डाल देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके लिए 80, वैल्यू विल बी 80। आप बताइए यहाँ पे फोर्स का वेरिएशन कैसे होगा, तो याद करें, इफ एप्सिलॉन आर का वैल्यू बड़ा हो जाए, एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज करने का मतलब 0 से 80, 80 टू इन्फिनिटी हो जाए, बढ़ते जाए, तो फोर्स का वैल्यू जो होगा मीडियम का, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स मीडियम डिक्रीजेस, ठीक है। अब बताइए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इंक्रीज कब होता है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। एप्सिलॉन आर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगा, यानी ये इनवर्स रिलेशन पे होता है। यानी ये टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, मीडियम में टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एप्सिलॉन आर वाटर के लिए, ये वाटर के लिए कितना होता है, 80 लेते हैं, और ये कितने डिग्री पे होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर हम ले लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वाटर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दें तो उसका परमिटिविटी जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो डिक्रीज हो जाता है, 78.5 आएगा। तो देखो जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी डिक्रीज हो गया। तो जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिक्रीज होगा, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इन मीडियम का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। तो क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला,
कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो मीडियम का तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है और एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देन फोर्स इन मीडियम इंक्रीजेस, देन फोर्स इन मीडियम इंक्रीजेस। इसी पे बेस्ड छोटा प्रॉब्लम दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड में या नीट के एग्जामिनेशन में, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें, ठीक है। अब एक बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है कि दो चार्ज है मेरे पास Q1 और Q2 और यहाँ पे एक मेटल डाल दिया जाए, then force of interaction will be whenever the metal sheet is inserted in between the two charges, then force of repulsion or attraction between the two charges will be how much? तो फॉर्मूला क्या पड़ेगा, F medium F air divided by एप्सिलॉन आर, कुछ वैल्यू होगा इसका एयर मीडियम के लिए, तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो तो F एयर अपॉन इनफाइनाइट, मेटल डालोगे तो क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट, और इन 1/इन्फिनिटी या जो भी कोई नंबर को एनी नंबर को अगर इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0, सो वैल्यू विल बी 0। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, कब, जब मेटल के शीट को हम उसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर ना। ये 4 वेरिएशन हम लोग देखे, फोर्स का वेरिएशन जो है, फोर्स का वेरिएशन हमने देखा किसके किसके बीच में, एक चार्ज के साथ, एक डिस्टेंस के साथ, एक चार्ज और डिस्टेंस के साथ और एक बार मीडियम के साथ। ये 4 वेरिएशन का प्रॉब्लम हमने अभी देखा। फोर्स का वेरिएशन चार्ज के साथ देखे, फोर्स का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ देखे, फोर्स का वेरिएशन चार्ज और डिस्टेंस दोनों के साथ देखे, और चार्ज का वेरिएशन मीडियम टू मीडियम चेंज करता है उसके साथ भी देखे। एक वेरिएशन बहुत ही वेल नोन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो है डिस्टेंस और मीडियम के बीच में, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ मीडियम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको देखेंगे। वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ मीडियम, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ मीडियम, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ मीडियम। ना कैसे इसको सॉल्व किया जाए, F कोई भी एयर मीडियम की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F मीडियम का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बता मीडियम को डिस्टेंस के साथ लें तो इसको बोलेंगे एयर मीडियम, इसको बोलेंगे मीडियम। मीडियम और डिस्टेंस के साथ सिर्फ चेंज करना है, फोर्स को वैल्यू को सेम करना है, चार्जेस के वैल्यू को सेम करना है। तो कहता है कि अगर F मीडियम का वैल्यू अगर F एयर के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है, इस फोर्सेस को कांस्टेंट रखना है, चार्जेस को कांस्टेंट रखना है, चेंज करना है सिर्फ मीडियम को और डिस्टेंस को, मीडियम को और डिस्टेंस को, देन वैल्यू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R एयर का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R M का होल स्क्वायर। ये मीडियम का है और ये एयर डिस्टेंस है, तो बता ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/R एयर होल स्क्वायर, 1/एप्सिलॉन R इनटू 1/RM का होल स्क्वायर। अगर पलट दे तो इसको क्या लिख सकते हो, R एयर एप्सिलॉन R M का होल स्क्वायर। सो R एयर विल बी रूट अंडर एप्सिलॉन R M, ये आएगा, ये लिख सकते हो। यानी RM का वैल्यू क्या है, R एयर अपॉन, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। देखो क्या है इसका मीनिंग, क्या कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फोर्सेस का वैल्यू अगर सेम कर दिया जाए, चार्ज के वैल्यू को सेम कर दिया जाए,
तो उस कंडीशन में हमको मीडियम का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो आर एयर बाई रूट ओवर एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, यानी इसके सेपरेशन को कम करेंगे तभी दोनों का फोर्सेस क्या आएगा, सेम होगा, अगर मीडियम पे रखा जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें इसमें, एक छोटा सा क्वेश्चन देख क्या है कि दो चार्जेस है मेरे पास, एक Q1 और एक Q2, दोनों के एयर मीडियम में रखा गया है, दोनों का फोर्स जो है F फोर्स है, और इस डिस्टेंस का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल r, क्या दिया हुआ है, स्मॉल। अब क्या चेंज करना है, यहाँ पे कह रहा है कि सारा सिस्टम जो है सेम है, सिर्फ मीडियम को, सॉरी मीडियम नहीं, ये है Q1 और Q2, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का वैल्यू भी सेम होगा, और यहाँ पे मीडियम हमने डाल दिया, तो मीडियम डाला तो उसका लेंथ हो गया r, यहाँ कोई मीडियम, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है K, सपोज इसमें दे दिया रिलेटिव परमिटिविटी K, ये r वैल्यू दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। ऑप्शन ए, R का वैल्यू दिया हुआ है R डिवाइडेड बाय रूट अंडर के, ऑप्शन बी R का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर के R, सी R is equal to capital R by root under K, and D R equal to root over K times R, ठीक है, सॉरी ये सेम हो गया इतना। अब बताओ विच वन इज करेक्ट, कह रहा है एयर मीडियम का डिस्टेंस कितना है R, फोर्सेस का वैल्यू दिया हुआ है F, मीडियम में इसको इंसर्ट कर दिया जाए, मीडियम बीच में डाल दिया तो उसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना हो गया K। अब बताओ R का वैल्यू डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, अगर फोर्स का वैल्यू का अगर सेम रखा जाए, फोर्स के वैल्यू को अगर सेम रखा जाए तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा Rm का वैल्यू, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इन एयर मीडियम। तो ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा मीडियम के साथ डिस्टेंस का, तो ये हुआ Rm की जगह पे क्या पुट करोगे, कैपिटल R, और R की जगह पे क्या पुट करोगे, स्मॉल r, और डायरेक्टली कांस्टेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है K, तो यहाँ पे यूज करेंगे K, सो वैल्यू विल बी A, सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। ऑप्शन A का क्या होगा, करेक्ट होगा, R डिवाइडेड बाय रूट अंडर K, इस फॉर्मूला के तहत हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा वेरिएशन पे फोर्स का वेरिएशन विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ये सब के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। और इसमें दो और टाइप का प्रॉब्लम बचा हुआ है, अभी इसमें कुछ होमवर्क भी हम दे सकते हैं, अगर चाहें तो इसको आप बना के ट्राई कर सकते हैं। क्या कि ये दो चार्ज है Q1 और Q2, और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाल दिया, इसका थिकनेस है T, इसका परमिटिविटी है एप्सिलॉन R, और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है D, ये होमवर्क है। अब फोर्स का वैल्यू जो है, फाइंड फोर्स इन एयर मीडियम, ठीक है, इक्विवेलेंट फोर्स निकालना है एयर मीडियम के लिए। यहाँ बीच में एक सीट डाल दिया है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका दिया हुआ है एप्सिलॉन R, कोई मीडियम एक प्लेट है जिसका थिकनेस दिया हुआ है, तो बरो इसके फोर्स को एयर मीडियम में कन्वर्ट कर देना है, फाइंड फोर्स इन एयर मीडियम, एयर मीडियम में इसके फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करोगे, होमवर्क है ये भी। दो चार्जेस है मेरे पास Q1 और Q2, और इसको डिफरेंट मीडियम में इसको डाल दिया गया। इसका थिकनेस है इस मीडियम का T1, इस मीडियम का थिकनेस है T2, इस मीडियम का थिकनेस है T3, ठीक है। इसका परमिटिविटी दिया हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन 2, 3। फाइंड
the equivalent, find the equivalent force in between the two charges in air medium. इसको एयर मीडियम में फोर्स को कन्वर्ट करके लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो ये दो क्वेश्चन है, इसको ट्राई करोगे इसी मेथड से, क्योंकि इसका जो थिकनेस है T1, इसको मीडियम में डाला हुआ है, मीडियम को एयर मीडियम में पहले कन्वर्ट करना है, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो एयर मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था आर मीडियम इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो आर नॉट का वैल्यू क्या होगा? आर एम टाइम्स एप्सिलॉन आर, ये आर नॉट हो गया। तो अगर इसको एयर मीडियम में कन्वर्ट किया जाए तो इसका एयर मीडियम में वैल्यू बताओ कितना आएगा? इसका एयर मीडियम में वैल्यू होगा ये रूट अंडर एप्सिलॉन 1 इनटू T1, ये एयर मीडियम में कन्वर्ट हो गया। इसका एयर मीडियम में वैल्यू क्या आएगा? रूट अंडर एप्सिलॉन 2 इनटू T2, और तीनों को एयर मीडियम में कन्वर्ट करके उसको ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आर नॉट प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन 2 इनटू T2 प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन 3 इनटू T3। तो ये आर मीडियम, ये यानी एयर मीडियम का डिस्टेंस निकल जाएगा। जब एयर मीडियम का डिस्टेंस निकल जाएगा तो फॉर्मूला पढ़े होगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर नॉट का होल स्क्वायर। इसी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देना है, ये वैल्यू को यहाँ पुटअप करोगे तो ये एयर मीडियम का फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से इसको बना सकते हो कि ये अगर मीडियम डाला हुआ है तो इसको एयर मीडियम में फोर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्लियर? तो ये रहा वेरिएशन ऑफ फोर्स with different parameters